आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी बिमला और एक बेटा सौरभ था, जिनके साथ वह खुशी खुशी रहता था। रमेश के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चलकर बिमला से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। रमेश तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी बिमला को आवाज लगाता है। बिमला, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रमेश की आवाज सुनकर बिमला वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ बिमला, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? बिमला, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्चा चलाने और सौरभ के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ बिमला, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वह उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है बिमला, तो मैं कल सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। रमेश अगली सुबह जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? रमेश की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ रमेश बेटा, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रमेश फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशानी क्या है? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी किया नहीं है। तो अब यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम तुझे क्यों करना है? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रमेश जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अपने घर पहुंचकर वह बिमला को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। बिमला, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह रमेश जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है
काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाएगी, इसलिए विमला को बोलकर जाता हूँ। विमला, जरा यहाँ आना तो। रमेश को बुलाता सुन विमला वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ विमला, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और सौरभ खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, एक मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, रमेश अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। रमेश अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। रमेश को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय बाद ही रमेश चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ रमेश सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती। सुबह से रात हो जाती है और विमला रमेश का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देख सौरभ पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। सौरभ की बात सुनकर विमला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब विमला देखती है कि रमेश अब तक घर नहीं आया तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। विमला जमींदार के घर पहुंचकर उनसे रमेश के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, रमेश कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रमेश कल गया था और अब तक घर नहीं आया? काका, उन्होंने मुझे कहा था खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह भी हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रमेश कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले श्याम को रमेश को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद श्याम जमीन के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या, रमेश को तो पूरा शरीर नीला ही पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। श्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। श्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ श्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए हो? और क्या तुम्हें रमेश मिला? श्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। श्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है तभी वहाँ पास में खड़ी विमला भी सारी बात सुन लेती है और वह रोने लगती है। श्याम, तुम सबसे पहले बैस दी को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं विमला बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। श्याम को बैस जी के पास भेजने के बाद जमींदार विमला को समझाने लगता है। विमला बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रमेश ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार विमला को लेकर रमेश को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और श्याम बैस जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और विमला जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रमेश बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। विमला रमेश के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां बैस जी आते हैं। बैस जी के आते ही विमला वहां से हट जाती है और बैस जी रमेश की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ बैस जी, अब कैसे है रमेश की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रमेश की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु
जहर रमेश के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य रमेश की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ गांव वाले रमेश को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो बिमला बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम रमेश के अच्छे से देखभाल करो, देखना रमेश बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और सौरभ के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहाँ से बिमला को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहाँ सौरभ आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर बिमला से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने को कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी कि आप घर संभालोगी कि घर का खर्चा देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करने घर का खर्चा चलाऊंगा। सौरभ की ऐसी बात सुनकर बिमला भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूँगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत ना करनी पड़े। बिमला सौरभ को वहाँ से पढ़ने के लिए भेज देती है। मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब रमेश का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह बिमला सीधे जमींदार से मिलने पहुँच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और रमेश की तबीयत कैसी है? काका, रमेश की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रमेश को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दो, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्चा और सौरभ की पढ़ाई करवा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्चा चल लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चला लूँगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार बिमला को बहुत समझाने की कोशिश करता है और बिमला जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में बिमला की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है बिमला मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम इतने दूर करने जाएगी तो वो रमेश का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं बिमला को मेरे गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेत पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। अरे बिमला बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाज़त दे सकता हूँ, और तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और रमेश का दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, यह तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका,
वह खेत मेरे घर के नज़दीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर में काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं सौरभ की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रमेश का सपना था कि सौरभ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। सौरभ की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार बिमला के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। हाँ बेटी, तुम्हारी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। बिमला ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। बस सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने को जाती। धीरे धीरे बिमला की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करने कमाती थी, वह सौरभ की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा और एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। बिमला की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। बैजी की दवाओं और बिमला की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रमेश को होश आ जाता है। रमेश को होश आते ही बिमला बहुत खुश हो गई। रमेश, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। बिमला, मैंने तुम्हें और सौरभ को बहुत परेशान किया। नहीं रमेश, तुम तो हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रमेश धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने बिमला की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। सौरभ की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चल रही थी और कुछ सालों में बाद वह बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। बिमला का त्याग और रमेश का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाती है। इस तरह माँ के त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।